रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में जो PIB प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार ने क्या कहा कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, पैदावार बढ़ाती है और डायवर्जन पर अंकुश लगाती है। DACFW पर अध्ययन। सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल मंडलविया ने आज राज्यसभा में नीम लेपित यूरिया के लाभों पर एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि कृषि सहकारिता विभाग और किसान कल्याण DAC&FW ने नीम लेपित यूरिया के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन किया जो योजना के लाभों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। जैसा कि आगे बताया गया, श्री मंडलविया ने कहा कि कृषि विकास ग्रामीण परिवर्तन केंद्र बेंगलुरु द्वारा तैयार अंतरिम रिपोर्ट कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। अध्ययन के संक्षिप्त निष्कर्ष इस प्रकार है: मृदा स्वास्थ्य में सुधार करेगी, पौधों संरक्षण रसायनों के संबंध में के लागत में कमी लाएगी, कीट रोगों के हमलों में कमी लाएगी। किसके लिए? धान और वीट की फसल के लिए, यानी गेहूं की फसल के लिए स्टार्टिंग में शुरू किया गया था। धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर, लाल चने की उपज में 5% तक वृद्धि होगी। 79%, 17.5%, 7.14%, 7.4%, 16 क्रमशः 88%। केवल नीम लेपित यूरिया के उत्पादन और वितरण की अनिवार्य नीति की शुरुआत के बाद किसानों के बीच गैर कृषि यूरिया के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया का उपयोग नगण्य है। मंत्री ने कहा कि 2015-16 और चालू वर्ष में यूरिया के उपलब्ध आवश्यकता और बिक्री से अधिक है। इसके अलावा कुछ राज्यों सरकारों ने अपनी आवश्यकता से कम कर दिया है। जो शुरुआत में अनुमानित किया गया था, किसी भी राज्य सरकार की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए यह माना जाता है कि यूरिया की नीम की कोटिंग ने डायवर्जन को रोकने में मदद की है। पिछले 3 वर्ष के दौरान यूरिया की खपत विवरण इस प्रकार है: साल भर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख यूरिया लग रहा। सॉरी जी, पीछे तो साल है 2014 से 15 तक का, इसमें कितना लगा? खरीफ के लिए 141, में 164 और 2016-17 का डाटा भी हमारे पास है, यानी कुल 306 इतने किलो हेक्टेयर पे। उत्पादन के आंकड़े ये हैं, फिर इतना उत्पादन हुआ। ये क्या कह रहा है कि देश में जो नीम की कोटिंग की पृष्ठभूमि देते हुए मंत्री ने 2008 को सरकार ने देश में लेपित उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए नीति को अधिसूचित किया था, जिसमें देश की स्वदेशी निर्माताओं सब्सिडी वाले उर्वरकों के कुल उत्पादन में अधिकतम 20% से लेपित सब्सिडी वाले उर्वरकों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। नीम कोटेड यूरिया के उत्पादन की यह सीमा 20% की सीमा से बढ़ाकर अधिकतम 65% कर दी गई है। सरकार ने एक बार ये डिसाइड करा था कि एक निर्धारित समय सीमा पर ही उर्वरक के जो बैग है वो दिए जाएंगे, उर्वरक को कट्टे पर सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, विचार किया था एक बार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है? विदित है कि MRP के किसान उर्वरकों को अपनी आवश्यकता अनुसार और MRP के आधार पर खरीदते हैं और मांग और आपूर्ति आधार बाजार मूल्य उत्पादन आयात में आने वाले खर्च की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। जितना हम आयात कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो बहुत कम मिले। 3500 से 4,000 रुपये का कट्टा हो, लेकिन बहुत सस्ता दे सरकार के लिए नीम कोटेड यूरिया की अधिकतम खुदरा मूल्य 5,000 रुपये प्रति टन तय किया गया है, जबकि घरेलू निर्माताओं और आयातकों के लिए इसे औसतन 1,700 रुपये से 2,300 रुपये प्रति टन के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ती है। बताओ, सरकार 5,000 रुपये दे नीम कोटेड के, ये जो है 1,700 से 2,300 रुपये में दे दें। इस प्रकार दोनों मूल्य में जो अंतर होता है उसे भुगतान केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के रूप में किया जाता है। गौरतलब है कि गैर यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और निजी कंपनी द्वारा तय किया जाता है। हालांकि सरकार इनके उचित मूल्य को बनाए रखने के लिए कुछ हद तक हस्तक्षेप करती है।
कैसे और किसे मिलती है सब्सिडी? सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी कंपनियों को दी जाती है। हालांकि सब्सिडी का अंतिम लाभार्थी किसान होता है, जो कि बाजार निर्धारित दरों से कम अधिकतम खुदरा मूल्य MRP का भुगतान करता है। मार्च 2018 तक सब्सिडी भुगतान प्रणाली के तहत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तब किया जाता था जब कंपनी द्वारा भेजे गए उर्वरकों के बैग उस जिले के रेलहेड पॉइंट या स्वीकृत गोदाम में पहुंच जाते थे। मार्च 2018 में सरकार द्वारा इस संबंध में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली शुरू की गई, जिसमें उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तभी किया जाता है जब किसानों द्वारा खुदरा विक्रेताओं को वास्तविक खरीद की जाती है। वर्तमान में भारत में 2.3 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता है और अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जो भारत सरकार के उर्वरक विभाग ई-उर्वरक DBT पोर्टल से जुड़ी है। साथ ही सब्सिडी युक्त उर्वरक खरीदने वाले किसान को अब केवल अपने आधार कार्ड नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर की आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था के तहत ई-उर्वरक पोर्टल पर पंजीकृत बिक्री होने के बाद कई कंपनी उर्वरक के लिए सब्सिडी का दावा कर सकती हैं। इसके तहत सब्सिडी का भुगतान कंपनियों के बैंक खातों में किया जाता है। नई भुगतान प्रणाली का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त होने के कारण यूरिया का सदैव ही गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग होने का भय रहता है कि ये जो है कृषि के अलावा कहीं और यूज ना करें। इसका प्रयोग दूध विक्रेताओं द्वारा दूध में मिलावट के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में सब्सिडी के कारण सस्ती होने की वजह से नेपाल, बांग्लादेश में भी यूरिया की तस्करी की जाती है। भुगतान की पूर्ववर्ती प्रणाली में इस तरह के कार्यों के लिए यूरिया का उपयोग की गुंजाइश काफ़ी अधिक थी, किंतु नई प्रणाली के तहत इस प्रकार की चोरी की संभावना काफ़ी कम हो गई, क्योंकि अब भुगतान केवल तभी किया जाता है जब यूरिया की बिक्री हो जाती है। सरकार के लिए नए प्रस्ताव के लिए क्या निहितार्थ हैं? प्रस्तावित योजना के अनुसार किसी भी किसान द्वारा खरीफ एवं रबी फसल के मौसम में खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बैग की कुल संख्या निर्धारित कर दी जाए। इसे यूरिया की चोरी करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर यूरिया खरीदने से रोकने में मदद मिलेगी। इसका प्रभाव क्या होगा? मौजूदा नियमों के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति किसान अथवा गैर किसान अपने आधार कार्ड नंबर या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर की सहायता से जितना चाहे उर्वरक खरीद सकता है। यह उन लोगों को थोक मात्रा में उर्वरक खरीदने में मदद करता है जो असल में किसान नहीं है अथवा कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यों के लिए उर्वरक का उपयोग करना चाहते हैं। यदि भारत सरकार ने यह निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति द्वारा एक बार में 100 बैग ही खरीदे जा सकते हैं, किंतु यह सीमा निर्धारित नहीं की गई कि कोई व्यक्ति कितनी बार 100 बैग खरीद सकता है। एक बार में 100 बैग, एक बार में आप 100 बैग, लेकिन ये जो सीमा है ना, ये कितनी बार चलेगी? ये 1 कितना चलेगा ये नहीं पता। 100 करके 100 के मल्टीपल में कितने भी बैग खरीद सकें, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। यदि इस प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित किया जाता है तो गैर कृषि कार्यों के लिए यूरिया का उपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी। आगे की राह क्या कहती है? कई विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि किसानों को प्रति एकड़ सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष तौर पर उनके खाते में किया जा सकता है, जिसका उपयोग वे स्वयं उर्वरक की खरीद के लिए कर सकते हैं। उगाई गई फसलों की संख्या के आधार पर भूमि सिंचित है अथवा नहीं, इस आधार पर सब्सिडी की राशि अलग अलग हो सकती है। यह संभवतः गैर कृषि कार्यों के लिए यूरिया की चोरी को रोकने में एकमात्र विकल्प हो सकता है। नैनो यूरिया तरल के लाभों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नैनो यूरिया तरल पारंपरिक यूरिया की तुलना में उच्च पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता होती है, राइट। और ये जो है 80+ है इसकी, और उसकी 25 थी केवल। इसमें जो है इसकी पत्तियां हैं, बहुत नैनो पार्टिकल में होगा, इसकी पत्तियां भी अवशोषित कर लेंगे इसको। लंबे समय में नैनो यूरिया तरल मिट्टी, वायु, जल निकायों में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड के जो उत्सर्जन करेगी उसको ये क्या करेगा? कम करेगा। यह उपज बायोमास मिट्टी के स्वास्थ्य, उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है, राइट। नैनो यूरिया तरल भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को की एक पेटेंट तकनीक है, जिसे इसके नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र गुजरात में विकसित किया गया है। इफ्को ने नैनो यूरिया लिक्विड की कीमत 240 रुपये प्रति बोतल रखी है।
और पारंपरिक यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% सस्ता है। और ग्लोबल वार्मिंग को कमी के लिए एक स्थायी समाधान है, क्योंकि यह मिट्टी, वायु, जल, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। ये एक नैनो यूरिया का कण का आकार 30 नैनोमीटर होता है, जबकि पारंपरिक यूरिया की तुलना में यह दानेदार यूरिया की तुलना में इस तरह के क्षेत्रफल का लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। नैनो यूरिया के छोटे आकार और सतह के गुणों के कारण यह पौधों द्वारा अपनी पत्तियों के छिड़काव करने पर अवशोषित हो जाता है, और प्रवेश करने पर यह नैनो कण पौधों के उन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं जहां नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को नियंत्रित तरीके से छोड़ते हैं। इफ्को ने कहा कि ये जो प्लांट है, नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारंपरिक हमें नैनो यूरिया की आवश्यकता कम होगी। ये क्या कह रहा कि नैनो यूरिया की जो आवश्यकता होगी वो कम होगी इससे। पारंपरिक यूरिया तो ज़्यादा यूज़ कर जाता है, कम यूज़ करा जाएगा। और प्रभावकारिता परीक्षणों ने प्रदर्शित किया कि नैनो यूरिया फसल की उत्पादकता को बढ़ावे और पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम करता है। और नैनो यूरिया के जो उपज, बायोमास, मृदा स्वास्थ्य, उत्पाद के पोषण गुणवत्ता में सुधार होता है इससे। नैनो यूरिया तरल मानव, जानवर, पक्षी, राइजोस्फीयर जीवों और पर्यावरण के आवेदन के अनुशंसित स्तरों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। क्वेश्चन और दे रखा कि ये जो है क्वेश्चन क्या पूछ रखा, क्वेश्चन ये पूछ रखा कि जो यूरिया है केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है मेजर न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट दे रखे कि ये तो नाइट्रोजन हो उसमें, यूरिया में दूसरा कह रहा है कि आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करे प्लांट को। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन पूछ रखा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम, ये क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निवारक, धन शोधन को जो है रोकने वाला अधिनियम। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के एक स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को हवाला लेन देन किसके तहत हवाला लेन देन होता है के मामले में कथित तौर पर संलिप्तता के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी का एक क्या था, वो था एक मंत्री, ये वरिष्ठ नेता थे सत्येंद्र जैन। उनको हवाला मामले में क्या करा, कथित तौर पर कहा गया, कथित तौर पर उनको जो है कथित तौर पर उनको अपराधी कहा जा रहा, और वो जो है इस अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। धन शोधन अधिनियम क्या है? धन शोधन अधिनियम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को रोकने के लिए भारत की एक वैश्विक प्रतिबद्धता यानी वियना में जो कन्वेंशन हुआ था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये एक अधिनियम लेके आए थे। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है? इस अधिनियम का उद्देश्य ये जो है 2002 में इसको अधिनियमित किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफ़ेद में बदलने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाएगा और उससे मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने हेतु 2005 में से लागू किया गया था। PMLA के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं: मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उसे नियंत्रित करना, शोधित धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना। उसको रोकना एक तो इसका काम है, उसको नियंत्रित करना, उसको जब्त करना संपत्ति को, और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना। विवाद निवारण किसे कहते हैं? डिस्प्यूट रिड्रेसल, विवाद का जो निवारण है उसको क्या करेंगे? रिड्रेस मतलब निवारण। अधिनियम के तहत निर्णायक अधिकारी यानी एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी होगी उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और प्राधिकरण इस बात का ये जो प्राधिकारी है, ये जो अथॉरिटी है इस बात का निर्णय करती है कि कुर्की की गई या जब्त की गई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है या नहीं। निर्णायक जो प्राधिकारी है वो नगर प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा
निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा। निर्धारित प्रक्रिया से वो क्या होगा, बाध्य नहीं होगा, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा वो निर्देशित होगा। पीएमएलए के अन्य प्रावधानों के अधीन वो काम करेगा। नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत निर्णायक प्राधिकारी ये जो है इससे बाध्य नहीं होगा। अपीलीय प्राधिकरण क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त एक अपीलेट ट्रिब्यूनल को निर्णायक प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें अपील कहाँ किया जा सके, अपीलीय प्राधिकरण क्या है, इसके खिलाफ अपील सुनने की शक्ति किसे प्रदान की गई, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उपयुक्त उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में भी इसकी अपील की जा सके इसके खिलाफ। विशेष न्यायालय क्या होंगे, यानी स्पेशल कोर्ट। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विशेष अदालत की स्थापना का प्रावधान किया है। इसमें विशेष अदालत बनाने का प्रावधान है, और 2012 का जो अधिनियम में संशोधन है। संशोधन अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा को शामिल किया गया है, जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे। इसमें क्या कहा गया, एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, जिसमें कौन कौन होंगे, बैंकिंग, एक तो बैंकिंग कंपनी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, और कुछ इंटरमीडिएट होंगे। पीएमएलए 2002 के तहत 5 लाख रुपए से अधिक 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। संशोधन अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और जब्ती का प्रावधान किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसा काम करता है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम, निवारण तंत्र और अपीलीय न्यायाधिकरण, वो तो हमने पढ़ लिया। ये सब क्या है, क्या आप वित्तीय खुफिया इकाई भारत के बारे में जानते हैं? वित्तीय खुफिया इकाई भारत अर्थात FIU इंडी वित्तीय मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक स्वतंत्र निकाय जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने और विश्लेषण करने को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, वित्तीय खुफिया इकाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया किसके दायरे में आती है? ये जो है किस मंत्रालय में आती है? वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्रालय में आती है। उसके कौन से विभाग में? राजस्व विभाग में। एक स्वतंत्र बॉडी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ स्टेटमेंट है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में एक स्वतंत्र बॉडी है। और किसे रिपोर्ट करे? सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है। किसे रिपोर्ट करती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है। अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होगा उसका। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रखा? दूसरे स्टेटमेंट कह रखा कि पीएमएलए एक्ट 2012 में एक रिपोर्टिंग एंटिटी लागू ऐड की गई थी, जिसमें कौन कौन होंगे? बैंकिंग एंटिटी होगी, बैंकिंग कंपनी होगी, और कौन होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, और दूसरे एक मीडिएटरीज होंगे। ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रखा क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा? फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा कि एस्ट्रा एम के एक पूरे परिदृश्य सीमा पर। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा? अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1 हाल ही में रक्षा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय द्वारा अस्त्र मार्क 1 की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय डायनामिक्स PPL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अस्त्र मार्क 1 एक दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड द विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अच्छा,
और इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस नौसेना MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनाती के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। मारक क्षमता इसकी 110 किलोमीटर है। अब इसका क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अस्त्रा MK1 एक परिदृश्य सीमा BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यस, इसे रक्षा अनुसंधान और DRDO द्वारा सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनाती के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। सुखोई 30 के ऊपर इसको क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। ये वो वाली मिसाइल है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सुखोई MKI और तेजस, सुखोई MKI और तेजस और नौसेना के MiG-29K जैसे लड़ाकू जेट पर तैनाती के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है, सूचना समाज फोरम विश्व शिखर सम्मेलन 2022, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम का विश्व शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सूचना समाज विश्व सम्मेलन फोरम आयोजित किया गया था। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज विश्व शिखर सम्मेलन फोरम 2022 डेवलपमेंट समुदाय के लिए संचार प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना समाज जो है विश्व शिखर सम्मेलन WSIS फोरम 2022 डेवलपमेंट समुदाय के लिए संचार प्रौद्योगिकी संबंधी, संचार प्रौद्योगिकी क्या कह रहा है, संचार प्रौद्योगिकी होगी आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे संबंधित संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, कौन कौन करे, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD, कौन कौन कर रहा है इसमें, एक तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP और क्या UNCTAD द्वारा सह संगठित WSIS एक्शन लाइन फैसिलिटेटर्स के निकट सहयोग से किया गया था। WSIS एक्शन लाइन फैसिलिटेटर, WSSI एक्शन लाइन फैसिलिटेटर के निकट उनके बहुत क्लोज कोलैबोरेशन से किया गया था। WSSIS 2022 की थीम लोक कल्याण समावेशन अनुकूलन के लिए ICT SDG पर प्रगति को गति देने के लिए WSIS सहयोग, ICT फॉर WSIS कोऑपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्राम ऑन SDG। इसकी जो थीम है वो क्या कहती है, इसकी थीम ये है कि एक तो लोगों का कल्याण हो, लोगों का इंक्लूजन हो और क्या हो, वो अनुकूल हो, रेजिलिएंट हो उसके, और उसके साथ साथ क्या हो, SDG के साथ प्रगति करें, प्रगति को गति देने के लिए, प्रगति को, उसकी जो प्रगति है उसको क्या देने के लिए, गति देने के लिए, प्रगति को गति देने के लिए WSSIS सहयोग का, WSSIS जो है कोऑपरेट करेगा, उसकी जो प्रगति है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको गति देगा, एक्सेलरेट करेगा। यह 2 चरण में आयोजित किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र UN का एक अद्वितीय शिखर सम्मेलन है, जिसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संरचित समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से एक विकसित बहुहितकारक मंच बनाने के लिए शुरू किया गया है।
2 चरण में आयोजित किया जाने वाला ये एक शिखर सम्मेलन है, जिसमें क्या होगा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उनसे संबंधित मुद्दों को विकसित और बहुहितधारक मंच बनाने के लिए शुरू किया गया है। सूचना समाज फोरम 2022 विश्व शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मंच हाल ही में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के विकास समुदाय के लिए संचार प्रौद्योगिकी सीटी की पहली और सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है। राइट। हाल ही में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया इसे 2000 और WSIS फोरम 2022 विश्व शिखर सम्मेलन विकास समुदाय के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को UNDP अकाउंटेंट एक्शन लाइन फैसिलिटेटर के साथ मिलकर आयोजित किया गया। इसकी थीम कल्याण समावेश। फूलों की घाटी हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित फूलों की घाटी को 87 वर्ग मीटर के विस्तार के रूप में फैली हुई है, जिसे 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। और इस घाटी की खोज एक उत्साही ब्रिटिश पर्वतारोही वनस्पति शास्त्री फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा 1931 में की गई थी। फूलों की घाटी में आज 600 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है, इसमें ब्रह्मकमल जैसे कुछ विदेशी किस्में भी शामिल है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड में राष्ट्रीय पुष्प भी है। फूलों की रानी के रूप में वर्णित ब्लू पोस्ता भी इस घाटी में पाया जाता है। यह इस क्षेत्र में तेंदुआ, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ जैसी प्रजातियों सहित सभी विविधता से समृद्ध है। और यह घाटी जिसका श्रेणी महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच द्वितीय संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में स्थित है। 2005 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में। राइट। उत्तराखंड में स्थित है। 8700 वर्ग किलोमीटर पर्वतारोही, ये सारे इसमें पढ़ लिया हमने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये यहाँ से न्यू क्वेश्चन शुरू हो गए। भारत के 36% जिलों के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGW द्वारा अतिशोषित और गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले स्टेटमेंट गलत है। CGWA का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। CGWA का जो गठन है किसके तहत किया गया था? पर्यावरण अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में दुनिया में भूजल सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत दुनिया में भूजल सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। राइट। स्टेटमेंट 1 लगभग 29% ऐसे हैं और 26% नहीं। देश में राज्य भूजल विभागों CGWB द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किए गए 5723 मूल्यांकन इकाइयों में से 4078 सुरक्षित 71%, 550 सेमी क्रिटिकल 10%, 226 क्रिटिकल 4%, 829 अतिशोषित 15% हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत गठित केंद्रीय भूजल सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी दिशा निर्देशों के माध्यम से भूजल के निष्कर्षण को नियंत्रित करता है, जिसे नियमित रूप से उद्यतन किया जाता है। 39 हेक्टेयर इसकी कुल सिंचाई का 67%। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भूजल अच्छी तरह से सुसज्जित सिंचाई प्रणाली है। चीन 19 एम हेक्टेयर द्वारा दूसरा, US 17 एम हेक्टेयर तथा तीसरा है। इन कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। गलत। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ये केवल कुछ चक्रवात में ही आंख विकसित होती है। राइट। चक्रवात की आंख के अंदर तापमान आसपास के तापमान की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। गलत। आंसर सी। यह स्पष्ट रूप से गलत है कि दोनों गोलार्धों के ऊपरी वायुमंडल में होते हैं। स्पष्ट रूप से गलत है कि वे दोनों गोलार्धों के ऊपरी वायुमंडल में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है
सही है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हमेशा एक आंख नहीं हो सकती है, जबकि ज़्यादातर परिपक्व तूफानों में अच्छी तरीके से विकसित आंखें होती हैं। तेजी से तेज होने वाले तूफान में एक अत्यंत छोटी स्पष्ट गोलाकार आंख विकसित होती है, जिसे कभी भी पिनहोल आंख के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए यह गर्म है और ठंडा नहीं, गर्म तापमान ही तूफान को चलाता है। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन, सुंदरबन। आंसर है सी, नागार्जुन श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वन एक महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान है।